तो आज हम बात करेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो कोशिका जो है जीवों की जो संरचनात्मक एवं जैविक क्रियाओं की जो है एक इकाई है, जिसमें स्वतः जनन करने की क्षमता होती है और यह एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से घिरी होती है। अगर हम बात करें परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, तो परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है जिसमें कोई भी चीज़ जा सके, मतलब कुछ क्षण की चीज़ें जब जाती हैं तो उसको हम कहते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है। तो कोशिका क्या है, तो कोशिका एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ठीक है। किसी भी जीव की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है उसे हम कोशिका कहते हैं और यह एक परमिएबल मेम्ब्रेन से ढकी रहती है और इसमें जीवन के वो सभी क्रियाएं होती हैं, या कह सकते हैं वे सभी क्रियाएं संभव होती हैं इसके अंदर, जो कि एक जीव को जिंदा बनाए रखने में मदद करती हैं। यानी कि लाइफ के अंदर जितने भी प्रोसेसेस हैं, रिएक्शंस हैं, वो सारी चीज़ें सेल के अंदर होती है। ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस जो होता है उसकी सभी घटनाएं सेल के अंदर ही कंप्लीट होती हैं। तो अगर हम बात करें कि ये कोशिका बनी कैसे, तो कोशिका जो शब्द है वो लैटिन शब्द है। लैटिन शब्द सेलुला शब्द से लिया गया। बात करें सेलुला क्या होता है, सेलुला तो देखिए सेलुला का मतलब होता है एक स्मॉल कंपार्टमेंट, जिसका मतलब होता है स्मॉल कंपार्टमेंट। ठीक है। कंपार्टमेंट का मतलब कमरा कह सकते हैं, यानी कि एक छोटा सा कमरा है। तो एक छोटे से कमरे को इन्होंने लैटिन शब्द में सेलुला कहते हैं और उसी को बाद में सेल नाम दिया गया। ठीक है। अगर हम बात करें कि इसकी खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक थे। रॉबर्ट हुक, इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया कि क्या होता है सेल। तो 1665 में इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया। ठीक है। और माइक्रोग्राफिया नामक उनकी जो पुस्तक थी उसमें उन्होंने सेल के बारे में और सारी चीज़ें डिटेल दी। ठीक है। अब जब ये बातें हो रही थी तो आखिर में रॉबर्ट हुक ने किसके बारे में खोज किया, तो रॉबर्ट हुक जब वो एक कॉर्क के अंदर मृत कोशिकाओं की खोज की, डेड सेल की खोज की, हाँ मृत कोशिका की खोज, वो भी कॉर्क के अंदर इन्होंने खोजी। कुछ समय बीता और उसके बाद एक नए साइंटिस्ट आए, दूसरे साइंटिस्ट जिनका नाम था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ठीक है। जो सेकंड साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, इन्होंने 1674 ईस्वी में 1674 ईस्वी में किसके बारे में खोज की, तो इन्होंने लिविंग सेल के बारे में बताया कि क्या होते हैं लिविंग सेल। ठीक है। तो अगर हम बात करें सेल क्या है, तो सेल किसी भी जीवधारी में जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है उसे हम सेल कहते हैं। यानी कि उसकी जो संरचना बन रही है और उसके अंदर जो भी कार्य हो रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। और सेल एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से ढकी रहती है। यानी कि ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, कोशिका के अंदर कुछ जीवित पदार्थ होते हैं। ठीक है। जिसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, जो क्या कह सकते हैं जीव लिविंग मटेरियल पाया जाता है। मटेरियल सेल के अंदर पाया जाता है और इस लिविंग मटेरियल को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसको, प्रोटोप्लाज्म। क्या होता है ये प्रोटोप्लाज्म तो प्रोटोप्लाज्म वह लिक्विड है या जो परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर का वह पार्ट है जिसके अंदर वे सभी जितने भी
ये फंक्शन हो रहे हैं या लाइफ के अंदर जो प्रोसेस होते हैं वो सारी प्रोसेस का जो हल है वो यहीं पे होता है, यानी कि वो सभी क्रियाएं प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही संभव होती हैं। तो जीवद्रव्य को हम कह सकते हैं जीवन का सार है, यानी कि जीवन संभव है अगर इसे हम जीवित पदार्थ इसीलिए ही कहते हैं। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? जीवित पदार्थ। यानी कि अगर प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो जीवन संभव नहीं, ठीक है। और उसको घेर के जो प्रोटोप्लाज्म को जिस झिल्ली द्वारा घेरा जाता है उसको हम कहते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन। और परमिएबल मेम्ब्रेन कैसी होती है? हमने बचपन कुछ पिछले क्लासों में ये पढ़ा है, परासरण और विसरण। हमको 3 प्रकार की झिल्लियां देखने को मिलती हैं। जो मेम्ब्रेन होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। एक जिसको हम कहते हैं परमिएबल, एक होता है जिसको हम कहते हैं सेमी परमिएबल, और एक होता है जिसको हम कहते हैं ए परमिएबल। अब क्या होता है सेमी परमिएबल, क्या होता है सेमी परमिएबल और क्या होता है ए परमिएबल? इसका मतलब अगर हम समझे तो क्या होता है, तो परमिएबल का मतलब होता है हिंदी में पारगम्य, जिसको हम कहते हैं यानी कि अगर ऐसी झिल्ली जिसके अंदर से कोई भी पार्टिकल्स जो है वो आर पार जा सके उसको हम कहते हैं परमिएबल। यानी कि कुछ चीजें हैं जो यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के कण जब एक दूसरे से आते जाते रहते हैं या उस झिल्ली के माध्यम से सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के कण, सॉल्यूट और सॉल्वेंट बोले तो विलेय और विलायक, विलेय और विलायक, यदि दोनों के कण उस झिल्ली के माध्यम से आर पार जा सकते हैं तो इसको हम कहते हैं पारगम्य, ठीक है। एक होता है जिसको हम कहते हैं सेमी परमिएबल, जिसका मतलब होता है अर्ध पारगम्य। क्या होता है? अर्ध पारगम्य होता है। और अर्ध पारगम्य का मतलब ये है कि ऐसी झिल्ली जिसके अंदर से सिर्फ सॉल्वेंट के ही पार्टिकल्स इधर उधर जा सकते हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स बोले तो विलायक के ही पार्टिकल्स जाएंगे, विलेय के नहीं जाते हैं। तो जैसे में बताते हैं, तो जितनी भी प्लांट सेल है या जितने भी एनिमल सेल हैं वो लगभग सेमी परमेबल है। हमने सेमी परमेबल का मतलब सिर्फ एक ही चीज़ें जा सके। हमने कौन सा देखा? अंगूर देख लेते हैं, अंगूर देख सकते हैं, अंगूर में भी यही हमको सेमी परमेबल की कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। और अगर हम बात कर लें यानी कि इसमें से सिर्फ विलायक के कण ही जाएंगे, दूसरे कण अंदर बाहर नहीं जा सकते। ये होता है अर्ध पारगम्य झिल्ली का काम, यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम होता है। तो अब ये परमेबल का मतलब क्या होता है? जिसको हम कहते हैं अपारगम्य, इसको हम क्या कहते हैं? अपारगम्य कहते हैं। अपारगम्य होने का मतलब क्या है कि एक ऐसी झिल्ली, ठीक है, जिससे ना ही सॉल्यूट के पार्टिकल्स जा सकें और ना ही सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जा सके, यानी कि इन दोनों के पार्टिकल्स अगर नहीं जा रहे हैं जिस झिल्ली के माध्यम से, उसे हम कहते हैं अपारगम्य। अगर हम बात कर लें घरों में जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि बात कर लें चाय छन्नी, तो चाय छन्नी में क्या होता है कि उसके अंदर से हम चाय को इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन हम उसमें ध्यान देते हैं कि जो बड़े पार्टिकल्स हैं उनको छांट ले जाते हैं। जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं जैसे चाय पत्ती को हम लोग छांट करके अलग कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन एक ऐसी झिल्ली हो जाए, ठीक है, जिसकी वजह से सिर्फ इधर से ही विलयन जाए, दूसरा कुछ ना जाए, ठीक। अगर हम कोई ऐसा सिस्टम लेते हैं जैसे कि हमने ऑस्मोसिस और जो है विसरण पढ़ा होगा, बोले तो परासरण और विसरण दो चीजें हैं। एक होता है ऑस्मोसिस और एक होता है डिफ्यूजन। तो ऑस्मोसिस का कंडीशन होता है इस वाले में, यानी कि अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से। कहने का मतलब यह है कि अगर हम इधर में कोई लिक्विड ले लें, इधर में हम कोई चीनी का घोल ले लेते हैं, ठीक है, चीनी का घोल ले लेते हैं,
और इधर में हम ले लेते हैं सादा पानी, ठीक है। तो क्या होगा, इस अर्ध पारगम्य झिल्ली से सिर्फ वाटर के ही कण इधर से इधर जा सकते हैं, चीनी के नहीं जाएंगे। क्यों? कहने का मतलब यह है क्योंकि चीनी क्या है, अगर हम बात करें चीनी और पानी में, तो चीनी जो है वो विलेय है। चीनी क्या है? विलेय। हाँ, चीनी है विलेय। और अगर हम बात करें पानी की, तो पानी है विलायक। पानी क्या है? विलायक। विलायक है। और विलेय और विलायक में यही अंतर है, ठीक है। तो ये विलायक के कण सिर्फ, ये अर्धपारगम्य झिल्ली का सबसे मेन कैरेक्टर है कि सिर्फ विलायक के कण ही आर पार जा सकते हैं, विलेय के नहीं जाएंगे। तो जब विलेय के नहीं जाएंगे तो फिर चीनी तो जाएगा नहीं, जाएगा कौन? पानी। और ये भी कंडीशन है कि ये हमेशा तनु विलयन से सांद्र विलयन के हो जाते हैं। अब क्या होता है तनु विलयन, पहले तो हम कह सकते हैं इसको डाइल्यूटेड, ठीक है। तो डाइल्यूट्स की तरफ से ये कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ जाता है, ठीक है। ये कंडीशन होता है किसका? ये होता है कंडीशन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का, ठीक है। और ये होता है ऑस्मोसिस के अंदर। किसके अंदर? ऑस्मोसिस चल रहा है, ठीक। अब बात करें अगर हम डिफ्यूजन की, तो डिफ्यूजन क्या है? तो डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉल्यूट के भी पार्टिकल जा रहे हैं और सॉल्वेंट के भी पार्टिकल्स जा रहे हैं, यानी कि इनका दोनों तरफ आना जाना लगा रहता है। तो उस पोर्शन को हम कहते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको? डिफ्यूजन। तो यहाँ पर परमिएबल मेम्ब्रेन, कौन सी मेम्ब्रेन है? परमिएबल। हाँ, डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी कि इसके अंदर से सॉलिड के भी पार्टिकल्स जाएंगे और सॉल्वेंट के भी पार्टिकल्स जा सकते हैं। तो कोशिका के अंदर ये जो मेम्ब्रेन है कुछ इस प्रकार से पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या है सिस्टम? तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर ये सिस्टम है, यानी कि कोई सेल के अंदर ये सिस्टम है कि वो खुद से रिप्रोड्यूस कर सकती है, यानी कि सेल्फ रिप्रोडक्शन की जो क्षमता है उसके अंदर पाई जाती है, सेल्फ रिप्रोडक्शन, ठीक है। यानी कि इनके अंदर स्वतः जनन की प्रक्रिया बहुत ही होती है और यही कारण है कि इसके अंदर जो सभी क्रियाएं होती हैं और उन सबको हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? जीवन कहते हैं। यानी कि जीवन तभी संभव है जिसमें वे सभी जैविक क्रियाएं हो जाए, ठीक है। तो जीवन जीवन है उसको हम कह सकते हैं। अगर हम बात करें आगे हमने देख लिया रॉबर्ट हुक, इसकी खोज किए थे 1665 में, और इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया, और इसमें इन्होंने अपना जो है पूरा डिटेल सेल के बारे में दिया था। और इन्होंने डेड सेल के बारे में, यानी कि मृत कोशिका के बारे में खोज की थी, मृत कोशिका के बारे में खोज की थी। और किसमें की थी? तो कॉर्क के अंदर इन्होंने खोज की थी। बात करें अगर हम एंटोनी वॉन लीवनहॉक की, तो एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने 1674 ईस्वी में लिविंग सेल की खोज की थी, ठीक है, यानी कि जीवित कोशिकाओं की खोज की थी। अगर हम बात कर ले कि बाद में, इसके बाद, इनके बाद जो है अन्य साइंटिस्ट आए जिनका नाम था डट्रेट, या इसको हम डट रोचित कहते हैं, इनको हम डट रोचित, ठीक है। डट, इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले जो है इन्होंने 1824 में सेल थ्योरी दिया, प्रस्तुत किया, यानी कि एक प्रस्ताव रखा कि क्या होता है कोशिकावाद, यानी कि सेल थ्योरी का जो सिस्टम है, सेल थ्योरी, उसका जो प्रपोजल है, प्रपोजल ये किसने रखा था? तो 1824 में दत्रोचित नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सेल थ्योरी का जो है प्रपोजल रखा, प्रस्ताव रखा। लेकिन बात अगर हम करें कि सेल थ्योरी का श्रेय किसको जाता है,
बोले तो इसमें दो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम आता है सेल थ्योरी के लिए। अगर हम बात करें तो एक थे वनस्पति वैज्ञानिक जिसका जैसा कह सकते हैं बॉटनिस्ट, ठीक है। तो एक बॉटनिस्ट जिनका नाम था स्लाइडेन। स्लाइडेन, ठीक है इनका। और एक जूलॉजिस्ट थे जिनका नाम है स्वान। स्वान, ठीक है। इन दोनों वैज्ञानिकों ने आगे चल के जो है 1839 इसमें 1839 यानी कि 1839 में कोशिका मत प्रदान किया। यानी कि ये जो सिस्टम है सेल थ्योरी, इसका जो टोटली श्रेय है इन दोनों वैज्ञानिकों को जाता है, स्लाइडेन एवं स्वान को। क्योंकि बाद में इन्होंने सिर्फ डत्रोचित ने सिर्फ प्रपोजल रखा, लेकिन उसके बारे में डिटेल ना समझा पाए। जो मेन डिटेल है उसके बारे में किसने समझाया, तो इन दो वैज्ञानिकों ने समझाया था। इसलिए जो सेल थ्योरी का जो श्रेय है वो इनको ही जाता है। अभी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि सेल थ्योरी क्या होता है। अगर हम बात करें तो जो प्रोटोप्लाज्म है उसके बारे में किसने बताया था, तो प्रोटोप्लाज्म का जो सिस्टम है, प्रोटोप्लाज्म, इसके बारे में बताया था पुरकिंजे नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म के बारे में हमें बताया था। और ये कब बताया था, तो इनका जो ईयर था 1837। तो हमने दत्रोची देख लिया, सेल थ्योरी देख लिया। अब बात करते हैं विरकॉक। एक और टॉपिक आता है, यानी कि एक और साइंटिस्ट का नाम आता है जिनको हम कहते हैं विरकॉक। बहुत लोग इसको विरचॉ भी कहते हैं, लेकिन यह है विरकॉक। ठीक, इन्होंने क्या किया था, तो विरकॉ जब आए तो उन्होंने कहा था, एक प्रस्ताव रखा या कुछ चीजें रखी, तथ्य रखे। उन्होंने कहा कि जितनी भी पुरानी कोशिकाएं हैं वो नई कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। और ये जो कंडीशन है जिसको इन्होंने एक लाइन में समझाया था, जिसको हम कहते हैं ओमनिस सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये शब्द उन्होंने दिया था। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जितनी भी पुरानी कोशिकाएं हैं, यानी कि जो नई कोशिकाएं बनती हैं, उनका निर्माण पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। ये इसका टोटल मतलब निकलता है। क्या होता है, ओमनी सेलुला। इन्होंने विरकॉम ने ये चीजें जो है कब रखी थी, अपनी ये बात 1858 में रखी थी। 1858 में ये बात अपनी उन्होंने रखी थी कि क्या होता है सेल, और सेल कहाँ से बनता है, किससे बनता है। हमने बताया कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर वो क्षमता होती है कि वो सेल्फ रिप्रोडक्शन कर सकता है, यानी कि वो खुद से जनन कर सकता है और नई कोशिकाओं का निर्माण कर सकता है। और तो यही है कि पुरानी कोशिकाओं का निर्माण नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। तो ये सेल्फ रिप्रोडक्शन का ही कारण है, जो कि किसके अंदर होता है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर होता है। और इस बात को इन दोनों साइंटिस्टों ने कुछ हद तक प्रूफ कर। बात करें कि सेल थ्योरी होता है, सेल थ्योरी के अंदर क्या क्या चीजें बताई गई, तो सेल थ्योरी के अंदर वो चीजें बताई गई कि जितनी भी जीवधारी हैं वो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने हैं। यानी कि सेल के अंदर यही बताया गया कि सेल जो है क्या करता है, किसी भी जीवधारी की, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वह सबसे छोटी इकाई है, यानी कि स्ट्रक्चरल है, संरचनात्मक इकाई है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, इसमें प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, यानी कि जीवित पदार्थ पाया जाता है, जिसकी वजह से सभी जीवधारी जीवित रहते हैं। इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म पाया जा रहा है। ठीक है, और यह जितने भी नई कोशिकाएं हैं वो पुरानी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, यानी कि न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम
ओल्ड सेल्स, इसको हम कह सकते हैं, यानी कि जो नई कोशिकाओं हैं वो किससे बनी है, पुरानी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। ये इन्होंने सेल थ्योरी दिया था। बात करें अगर हम, तो जितनी भी सेल है या जितने भी प्रोटोप्लाज्म है, तो प्रोटोप्लाज्म सभी प्रोटोप्लाज्म आपस में जुड़े होते हैं, यानी कि एक सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है, ये सेल है और ये सेल है, इन सभी के जो प्रोटोप्लाज्म है, जो इसके अंदर जो लिक्विड है प्रोटोप्लाज्म कहा जाएगा, और इसके अंदर जो लिक्विड है, ये दोनों यानी कि सभी जो प्रोटोप्लाज्म है आपस में एक बहुत ही पतली बारीक धागे नुमा रचना द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं, और इसी धागे नुमा रचना को यानी कि वह लिंकिंग जो स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा या डेस्माटा कहते हैं बहुत लोग, तो कोई दिक्कत नहीं है कि प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है। तो ये क्या करता है, प्रोटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म से जोड़ने का काम करता है। ये होता है हमारा सेल, और सेल के अंदर जो चीज़ें हैं उसका अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, यानी कि जिसको हम कहते हैं जीव, तो जीव जो होते हैं कोशिका के आधार पर दो प्रकार के जीवों के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन से? एक जीव को हम कहते हैं यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, और एक होता है जिसको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर। क्या बोलते हैं इसको? मल्टी सेलुलर कहते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक कोशिकीय, और मल्टी सेलुलर का मतलब होता है बहुकोशिकीय। क्या होता है एक कोशिकीय, क्या होता है बहुकोशिकीय? अगर हम इसके बारे में चर्चा करें तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर सिर्फ एक सेल ही पाई जाती है, और जितना भी लाइफ के अंदर यानी कि उस जो जीव है उसके अंदर का जितना भी लाइफ प्रोसेसेस है वो एक ही सेल के अंदर परफॉर्म होती है, तो वह उसको हम कहते हैं, वैसे जीवों को हम यूनिसेलुलर कहते हैं। द होल लाइफ प्रोसेस अकर्स इन अ वन डेफिनेट सेल इज नोन एज यूनिसेलुलर। अगर हम इसको बात करें अंग्रेजी में तो ये कह सकते हैं। अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर, तो बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, और कुछ ऐसे हैं विशेष कार्य जो अलग अलग कोशिकाओं द्वारा होते हैं, लेकिन जितने भी जैविक क्रियाएं हैं वो कोशिकाओं के साथ ही होती हैं, यानी कि कोशिकाओं के अंदर ही होती है। तो कुछ ऐसे जीव हैं जिनका, जैसे मैं अगर यूनिसेलुलर की बात कर लें तो यूनिसेलुलर में अमीबा है और डायटम्स है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर एक कोशिकाएं पाई जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर की, तो मल्टी सेलुलर में क्या हमने देखा कि इसमें बहुत सारे जीव हैं, जैसे कि जितने भी, अच्छा एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, जिनका नाम था जे ब्रैकेट, ठीक है। तो इन्होंने बताया था कि जितना भी ये मल्टी सेलुलर जीव है, उन मल्टी सेलुलर जीव के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? तो मल्टी सेलुलर के जितने भी प्लांट हैं और एनिमल हैं, इन सब के अंदर बहु कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर ये बने होते हैं। अगर हम बात कर लें इनकी, तो आगे चल के हम पढ़ें। हमने तो जीवों को बांट लिया, लेकिन कोशिका कितने प्रकार की होती है इसके बारे में हम थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। चल रहा है? अब 1.5 GB बचा है। चलो 5 मिनट और। ठीक, अगर हम बात करें सेल के प्रकार, सेल या टाइप ऑफ सेल्स, टाइप ऑफ सेल, कोशिका कितने प्रकार की होती है? अगर हम बात करें कोशिका की, तो कोशिका होती है 2 प्रकार की, ठीक है। एक होता है यूकैरियोटिक
एक होता है प्रोकैरियोटिक, कैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, और एक होता है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक। क्या होता है प्रोकैरियोटिक, क्या होता है यूकैरियोटिक? इनको हम हिंदी में भी वही कहते हैं, प्रोकैरियोटिक, प्रो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ही कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, प्रोकैरियोटिक क्यों कहते हैं और यूकैरियोटिक क्यों कहते हैं? अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक में, तो प्रोकैरियोटिक जो है दो शब्दों से मिलकर बना, प्रो और कैरियोटिक्स, प्रो और कैरियोटिक। कैरियॉन्स, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रो का मतलब क्या होता है? प्रिंट। प्रिमिटिव, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आद्य, आद्य कह सकते हैं, ठीक है। इसका हम प्राइमरी भी कह सकते हैं, प्राइमरी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं हिंदी में प्राथमिक या प्राचीन, ठीक है। यानी कि प्रो का मतलब यह है कि प्रिमिटिव कह सकते हैं या प्राइमरी कह सकते हैं, यानी कि पुराना, आद्य यानी कि पुराना या प्राचीन या प्राथमिक कोशिका है या प्राथमिक जो संरचना है। और कैरियॉन्स जो है इसका मतलब होता है न्यूक्लियस, इसका मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं केंद्रक, ठीक है। तो कैरियॉन्स क्या है और प्रोकैरियोटिक्स क्या है? तो प्रो का मतलब यानी कि अगर केंद्रक कैसा मिल रहा है हमें, प्राचीन समय का प्राप्त हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक्स बोलते हैं। यानी कि प्रारंभिक जो केंद्रक है, जिन जीवों के अंदर या जिसके अंदर पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक। और अगर हम बात करें यूकैरियोटिक्स की, तो यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियॉन्स का मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। तो वास्तविक जो केंद्रक है जिनके अंदर पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? यानी जिन कोशिकाओं के अंदर वास्तविक केंद्रक पाया जाता है उसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक। और जिनके अंदर वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता, यानी कि बहुत ही प्राचीन काल का जो या प्राचीन केंद्रक पाया जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर लें, ये हमने एक सेल बनाया और ये हमारा एक न्यूक्लियस है, और हमने ये एक और सेल बनाया और इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। तो इसके अंदर का जो न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, जिसको हम केंद्रक कला कह रहे हैं, वो कंप्लीटली नहीं है। अगर वो कंप्लीटली नहीं है तो ये है हमारा प्रोकैरियोटिक। और इसके अंदर ये जो डेफिनेट है सेल स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जा रहा है, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं? यूकैरियोटिक कह सकते हैं। तो ये है डिफरेंस प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक।